नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज न्यूक्लियर फिशन। It is the process of breaking of a big nuclei into nucleus into smaller one. Breaking of a big nucleus into smaller one when a highly energetic projectile strikes the nucleus. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन। और न्यूक्लियर फिशन जो है वो बड़े बड़े न्यूक्लियस का होता है, ठीक है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, नेपट्यूनियम है, ये सब बड़े बड़े न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फिशन होता है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, हमारे सिलेबस में वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूरेनियम 235 ओनली, उसका न्यूक्लियर फिशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जिसमें बेरियम और क्रिप्टॉन जो है वो बड़े बड़े और भी निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियर फिशन का कौन कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, इट कैन बी कंट्रोल्ड, और इसको कंट्रोल करने का जो हमारे पास डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एज, जिस डिवाइस में इसको कंट्रोल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर रिएक्टर। सो राइट ऑफ नेक्स्ट लिखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू हार्नेस द न्यूक्लियर एनर्जी by controlled nuclear fission. You can write it is a device used to harness the nuclear energy by controlled nuclear fission. ठीक है, by controlled nuclear fission. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं, आप लोग भी बना लो। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हमें थियोरेटिकली पता होनी चाहिए कि वो डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, ठीक है, उनका रोल क्या है, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, वो सब आ सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉम्पिटिशन में यहाँ से। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स यहाँ से और कुछ बनते नहीं, सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो यहाँ पर दिस इज अ चैम्बर, और इस चैम्बर के अंदर फ्यूल रॉड्स होती हैं। देयर आर मेनी फ्यूल रॉड्स, सो वी आर ड्राइंग ओनली 3, हम 3 फ्यूल रॉड्स बना देते हैं। These fuel rods are made up of uranium. अच्छा, फिर इन फ्यूल रॉड्स के बीच में, इन फ्यूल रॉड्स को हमने एक सब्सटेंस में डुबो के रखा होता है, मतलब इनके बीच में एक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द मॉडरेटर। ठीक है, यहाँ पे लिखते भी जाते हैं फ्यूल रॉड्स, दैट इज यूरेनियम 235। और ये जो किन्हीं भी दो फ्यूल रॉड्स के बीच में जो ये सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज द मॉडरेटर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मॉडरेटर का। इसका काम ये होता है कि जो एक्सेस में न्यूट्रॉन्स बनते हैं, उन एक्सेस में बनने वाले न्यूट्रॉन्स को की स्पीड को ये कम करता है। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती है न्यूट्रॉन्स की, थोड़ा सा लो स्पीड और लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन जिनको बोलते हैं, लास्ट टाइम पढ़ा भी था हमने थोड़ा सा। अच्छा, फिर यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ चारों तरफ हम, अच्छा ये क्या है, ये कंट्रोल रॉड्स है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यही है, ये कैडमियम वगैरह की बनी होती है, एक्सेस न्यूट्रॉन्स को सोक कर लेती है। तो खैर अभी ये सब दिखाऊंगा मैं आपको। और इनके चारों तरफ जो है यहाँ पर ये वाटर होता है, या तो हैवी वाटर या सिंपल वाटर। ये क्या करता है, जितनी भी हीट एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी सब्सटेंसेस की होती है वो यहाँ पे एज अ कूलेंट, इट इज कॉल्ड एज अ कूलेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पानी ऐसे करके गया, यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, दिस इज पंप।
पंप जो है वो इसके सर्कुलेशन में सहायता देगा, ठीक है। फिर ये बाहर आ गया और यहाँ बाहर आकर के यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये लिक्विड इस टैंक के अंदर, इस टैंक के अंदर ऐसे करके यहाँ पे घुमाया जाता है और इससे हीट एनर्जी आसपास का जो वाटर है वो ले लेता है और यहाँ पर लाइक दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, नाम भी लिखते रहते हैं, ये है कंट्रोल रॉड्स। ये बाहर वाला जो है जिस स्कूल है, अच्छा, और यहां पर क्या होता है, यहां पर भी आपके पास वाटर होता है, ठीक है, और वो वाटर यहाँ पे इवेपोरेट होता है, स्टीम बनती है और वो स्टीम यहां से निकलती है, वो स्टीम यहां से निकलती है और वो जाती है आपके जनरेटर में और फिर वहां से ठंडी होकर के वो स्टीम फिर वापस कम्स बैक टू द सेम, यहाँ पे इसी टैंक में वापस आ जाती है। यहाँ बीच में पंप लगा दो, पंप इज देयर टू सर्कुलेट, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जनरेटर जो है इसमें टरबाइन्स लगी होंगी, वो टरबाइन्स घूमेंगी और इलेक्ट्रिसिटी फिर प्रोड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं। तो ये मैंने एक थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बनाया है, ठीक है। डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपको याद रखना, लेकिन इसके पार्ट्स जो है वो आपको याद रखने बहुत जरूरी है, उनके फंक्शंस जो है वो याद रखने जरूरी है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। अच्छा, सबसे बाहर ये जो होता है, दिस इज अ कंक्रीट वॉल, ठीक है। यहाँ पे ये कंक्रीट की वॉल होती है, इसको थोड़ा थिक दिखा देते हैं, दिस इज क्वाइट थिक, रेडिएशन से बचने के लिए, ठीक है। तो देयर इज अ कंक्रीट वॉल हियर। अच्छा, अब क्या है, तो एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, जो ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर यहाँ से जाता है, यहाँ से, यहाँ पे जब पानी, देखो क्या होगा, यहाँ पे यूरेनियम 235। अच्छा, सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले आप लिखिए फ्यूल बैग्स या फ्यूल रॉड्स या फ्यूल बैग्स की बात है, एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। फ्यूल बैग्स, दे इट कंटेन्स एनरिच्ड यूरेनियम 235, it contains enriched uranium 235। मैंने आपको शायद बताया था लास्ट क्लास में, यूरेनियम जो अर्थ के क्रस्ट में जो यूरेनियम के बहुत बड़े माइंस है, खदानें हैं, उसमें जो यूरेनियम होता है वो मैक्सिमम 238 वाला होता है। यूरेनियम के दो आइसोटोप्स है, यूरेनियम 230 यूरेनियम 235। 235 की परसेंटेज बहुत ही कम है, 0.7%, 99% से ज्यादा तो यूरेनियम 238 होता है। तो there is a process of enrichment that is done। enrichment का मतलब है कोई भी सैंपल है यूरेनियम का, उसमें यूरेनियम 235 की परसेंटेज को बढ़ाना, उसकी परसेंटेज को इंक्रीज करना, that is done। उसको करने के बाद जो हमारे पास फ्यूल बनता है उसको हम यहाँ पे रखते हैं फ्यूल रॉड्स में या फ्यूल बैग्स में, ठीक है। और वो हमारे पास जो होता है that is यूरेनियम 235, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। somehow the process is initiated। जब इनिशिएट होगा तो यूरेनियम, यहाँ पे यूरेनियम के जो आपके पास है उसमें न्यूट्रॉन जाके बम्बार्ड करेगा, न्यूट्रॉन ने जाकर के बम्बार्ड किया न्यूक्लियस में, यूरेनियम के जो न्यूक्लियस आपके पास है उसमें न्यूट्रॉन ने बम्बार्ड किया, तो फिर क्या होता है, फिर ढाई, हमने कहा था 2.47 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इन एवरेज, मतलब कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में 2, कुछ में 3 निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। वही न्यूट्रॉन्स जो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो इस रॉड की यूरेनियम का न्यूक्लियर फिशन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमारे को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं फॉर न्यूक्लियर फिशन टू टेक प्लेस।
स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स कितने, जिनकी एनर्जी मैंने लिखवाई है लास्ट क्लास में 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करीब होती है। तो वो न्यूट्रॉन्स जो यहां से निकलते हैं वो यहाँ आगे जाते हैं, इस मॉडरेटर के थ्रू जाते हैं। ये मॉडरेटर क्या करता है, वो थर्मल न्यूट्रॉन्स को, जो हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स है उनकी एनर्जी को घटाता है और फिर यहाँ से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स यहाँ पर करते हैं न्यूक्लियर फिशन, यहाँ से निकलने वाले यहाँ और यहाँ करेंगे न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो लिखिए पॉइंट नंबर 2 में लिखिए मॉडरेटर। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए मॉडरेटर। ठीक है, इसमें हैवी वाटर, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम, लिखिए मॉडरेटर में लिखिए हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, D2O। ग्रेफाइट एंड बेरिलियम आर यूज्ड एज मॉडरेटर, are used as moderator. It decreases the kinetic energy of highly energetic electrons, neutrons. It decreases the kinetic energy of highly energetic neutrons up to 0.04 electron volts. Up to 0.04 electron volts. ठीक है, तो बस ये ऐसे करके इसमें बस इतना काफी। आपको याद क्या रखना है, मॉडरेटर है, हैवी वाटर, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम, बस ये याद रखो आप। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर पे हमारे पास ये है कंट्रोल रॉड्स। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कंट्रोल रॉड्स जो होती है कैडमियम की बनी होती है। एक्चुअली कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है कि जो एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे को अगर एक फिशन से 3 या 2 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो वो एब्जॉर्ब करने का काम कैडमियम करता है। ठीक है, तो लिखिए कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ कैडमियम and it absorbs the excess neutrons in order to control the nuclear fission. To control the nuclear fission. It is also used, control rods is also used control rods is also used to control the output power of the nuclear reactor. To control the output power of the nuclear reactor. देखो कैसे है, जो ये कंट्रोल रॉड्स है, अगर हम इनको बहुत अंदर घुसा देंगे, क्योंकि इनको हम बाहर से कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर से ही हम इसके अंदर बाहर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम इनको बहुत अंदर घुसा देंगे तो ये मैक्सिमम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और अगर सारे न्यूट्रॉन जितने भी एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहे सबको एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, तो फिर न्यूक्लियर फिशन रुक जाएगा। तो अगर कभी हमारे को आउटपुट पावर को रोकना हो, कम करना हो, तो हम रॉड्स को डीपली घुसा देते हैं। अगर हमें आउटपुट पावर बढ़ानी हो तो हम रॉड्स को थोड़ा बाहर कर देते हैं, तो न्यूक्लियर फिशन बढ़ जाता है। ठीक है, और पावर फिर बढ़ने, आउटपुट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर विल गेट इंक्रीज्ड। और हर 7-8 महीने के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसकी सफाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि जो ये यूरेनियम का जब फिशन हो जाता है उसके बाद ये वेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, दैट इज द न्यूक्लियर वेस्ट हम उसको बोलते हैं। उसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है और उसका जो है उससे हम किसी तरीके से बच नहीं सकते, मतलब उसके रेडिएशन से बचना बहुत मुश्किल है। तो
उस समय न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना पड़ता है और फिर अंदर से जो भी कचरा है वो निकालना पड़ता है, वेस्ट निकालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पूरा का पूरा इनको अंदर घुसा देते हैं न्यूक्लियर रॉड्स को, और थोड़े दिनों में फिर ये न्यूक्लियर फिशन जो है वो खत्म हो जाता है और फिर न्यूक्लियर वेस्ट को निकाल करके रॉड्स को रिप्लेस किया जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट की बहुत प्रॉब्लम भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इसीलिए मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जो वो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, ठीक है। आप उसको कहीं डंप भी नहीं कर सकते, उसके साथ प्रॉब्लम ये है, अगर आप उसको जमीन के अंदर डालेंगे तो जमीन से भी रेडिएशंस बाहर आती हैं, ठीक है। और अगर आप उसको पानी के अंदर डालेंगे तो मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो आजकल तो क्या कर रहे हैं, स्पेस में डाल रहे हैं। अभी स्पेस में भी कब तक डालते रहेंगे, स्पेस भी भर जाएगा, स्पेस भी लिमिटेड ही होता है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि रेडिएशन प्रॉब्लम, तो न्यूक्लियर वेस्ट की प्रॉब्लम रहती है न्यूक्लियर फिशन में। तो कंट्रोल रॉड्स का लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैडमियम की बनी होती है, ये आपने याद रखना है। नंबर 4 पे लिखिए कूलेंट। कूलेंट क्या करता है, कूलेंट का काम है यहां पर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको एब्जॉर्ब करके यहां पर ले जाना, ये टैंक, वाटर टैंक तक ले जाना। तो लिखिए इट एब्जॉर्ब्स the energy produced, it absorbs the energy produced in the reactor so that it can be taken to the water tank. Generally water or molten sodium, generally water at high pressure or molten sodium is used as coolant. Generally water at high pressure and molten sodium is used as the coolant. Generally water at high pressure and molten sodium is used as the coolant. ठीक है। तो कूलेंट की खास बात क्या होनी चाहिए कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुड बी वेरी हाई, ठीक है, वो कूलेंट की बात होनी चाहिए। अच्छा, फिर कूलेंट यहां से हॉट कूलेंट गया, दिस इज हॉट कूलेंट यहां से गया, यहां से कोल्ड कूलेंट गया। वो हॉट कूलेंट यहां पे जाता है, यहाँ पे पानी को इवेपोरेट करता है, स्टीम, हाई स्टीम में बहुत एनर्जी होती है, वो यहाँ पे टरबाइन रोटेट करती है, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ जनरेट होती है। तो यहाँ पे इन दो पॉइंट्स का बहुत पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट करवा दिया, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आई, बेसिकली वो एनर्जी यहां से ही आई, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर फिशन हुआ, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी यहां से बाहर गई, इस पानी ने सोख ली एनर्जी, और वो एनर्जी यहां गई, उस एनर्जी ने हीट इसको बॉयल किया वाटर को, और वही एनर्जी फिर स्टीम की एनर्जी जो है वो जनरेटर का वो रोटेट, टरबाइन रोटेट करने के काम में आई। तो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। बेसिकली वी आर हार्नेसिंग द न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे बस मेन पार्ट भी, अच्छा ये कंक्रीट वॉल लिख देते हैं 5th नंबर पे। सबसे बाहर वाला जो होता है कंक्रीट वॉल, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, इट इज ऑफ अ ह्यूज, इट इज ऑफ अ विड्थ फ्रॉम 5 मीटर टू 20 मीटर्स। इट इज ऑफ अ विड्थ फ्रॉम 5 मीटर्स टू 20 मीटर्स एंड इट protects us from nuclear radiations. Nuclear radiations जो है वहां उससे हमारे को प्रोटेक्ट करती है ये, बस इसका काम यही है कंक्रीट वॉल का, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या याद रखना है कि ये मॉडरेटर क्या होता है, कंट्रोल किसकी होती है, कंट्रोल रॉड्स किसकी क्या बनी होती है, कूलेंट, ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें याद रखनी है, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इस पे, वो न्यूमेरिकल ऐसे आ सकते हैं कि भाई मान लो कि हमारे पास एक न्यूक्लियर फ्यूल है
और न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो लेट सपोज 5 kg का यूरेनियम 235 है, ठीक है, 5 kg का यूरेनियम 235 है, और उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर इसकी कुछ एफिशिएंसी गिवन हो, तो उसमें ये यूज होता है कि 1 एटम जो है ऑफ यूरेनियम 235 उसके बम्बार्डमेंट पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर 1 एटम के बम्बार्डमेंट पर या 1 न्यूक्लियस के बम्बार्डमेंट पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मैंने आपको लिखवाया है। तो फिर 5 kg का अगर फ्यूल है उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कितनी बम्बार्डमेंट होगी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और फिर उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके हम टोटल एनर्जी आउटपुट पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके न्यूमेरिकल्स आए हैं जो कि आप सॉल्व करोगे जब तो फिर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ब्रीडर रिएक्टर्स। ये तो था न्यूक्लियर रिएक्टर, नेक्स्ट इज ब्रीडर रिएक्टर। अभी देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो फिशनेबल यूरेनियम 235 है उसकी वो मिलता ही बहुत कम है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इट इज नॉट टोटली अवेलेबल। ठीक है, तो ब्रीडर रिएक्टर्स जो हैं नाम से भी पता चल सकता है, ब्रीडर ब्रीडिंग प्रोसेस जो है, ब्रीडिंग मतलब कि जन्म देना। ठीक है, बेसिकली तो ब्रीडर रिएक्टर्स क्या होते हैं, ब्रीडर रिएक्टर्स वो होते हैं जो कि फिशनेबल मटेरियल हमें बना के देते हैं। अदरवाइज जो हमें एनरिचमेंट करनी पड़ेगी, एनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम 235 की परसेंटेज को बढ़ाना, और एनरिचमेंट की जाती है उसमें 2 से 3% तक, 0.7% है यूरेनियम 235, उसको 2 to 3% तक इंक्रीज किया जाता है। बट एनरिचमेंट का वो प्रोसेस बहुत कॉस्टली है और उसमें टाइम भी लगता है ना। तो एक और तरीका निकाला गया है और वो है ब्रीडर रिएक्टर्स। ब्रीडर रिएक्टर्स में हम यूरेनियम 238 यूज करते हैं। यूरेनियम 238 जो है वो हमारे पास क्या है, वो बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है। हम उसको यूज करके कुछ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस करते हैं और प्लूटोनियम 239 बना देते हैं, और प्लूटोनियम 239 कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज द न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल को बनाने के काम में आते हैं ब्रीडर रिएक्टर्स, और फिर वो न्यूक्लियर फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, सो राइट डाउन these reactors are used to convert uranium 238 into plutonium 239, uranium 238 to plutonium 239, which can be used as a good nuclear fuel, which can be used as a good nuclear fuel। तो क्या किया जाता है, यूरेनियम 238 के साथ एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं। जब इसके अंदर एक न्यूट्रॉन घुसेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास जो है यूरेनियम का ये एक बनेगा 239 एंड 92। ठीक है, एक एटॉमिक मास से बढ़ गया। इसके बाद इसमें से 2 बीटा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे एक हमारे पास आया बीटा नेगेटिव पार्टिकल अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 93 हो जाएगा। ठीक है, तो Pu 93 एंड 239 प्लस 1 बीटा नेगेटिव पार्टिकल। फिर ये भी अनस्टेबल होता है, ये वाला जो आइसोटोप है प्लूटोनियम का, इससे भी एक बीटा पार्टिकल फिर से बाहर निकलता है, फिर बन जाता है Pu 94 239 और एक और बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकल गया। ये जो हमारे पास प्लूटोनियम 94 239 है, दिस इज अ गुड न्यूक्लियर फ्यूल, और फिर इसको हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ब्रीडर रिएक्टर का काम ब्रीडिंग का है बेसिकली। ठीक है, किसकी ब्रीडिंग, प्लूटोनियम की ब्रीडिंग। ये प्लूटोनियम को पैदा करता है यूरेनियम 238 से। ये नॉन फिशनेबल सब्सटेंस है, दिस इज फिशनेबल सब्सटेंस, तो ये दिस इज क्वाइट वेरी वेरी यूजफुल। बस इतना सा है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर
ठीक है, लिखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू स्मॉल न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ बिग न्यूक्लियस, thus releasing large amount of energy, thus releasing large amount of energy. एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और वो हाई टेम्परेचर जो है न्यूक्लियर फिशन से जनरेट किया जाता है, न्यूक्लियर फिशन इज यूज्ड। तो आगे लिखिए, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन। सन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसका ये, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन। तो सन के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और वो न्यूक्लियर फ्यूजन किसका है, उसमें हाइड्रोजन एटम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम एटम। ठीक है, तो लिखिए इन सन हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम। इन सन हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम थ्रू फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो क्या क्या रिएक्शंस होती है, एक हाइड्रोजन H11 और एक हाइड्रोजन H11, ये दोनों कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म H2, H21। H21 इज ड्यूटीरियम, सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस अ पॉजिट्रॉन प्लस अ गामा रे। गामा रे इज देयर टू प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूसेस, अच्छा पॉजिट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो, पहले तो न्यूट्रिनो बनाओ, फिर गामा रे या फिर एनर्जी लिख सकते हैं, कुछ सम एनर्जी लिख दो प्लस क्यू। तो गामा रेज आर बेसिकली फोटॉन्स, सो दे प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एनर्जी, सम एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो यहां पर आपके पास जो है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मास होता है 0 और चार्ज होता है +1, तो चार्ज भी कंजर्व्ड है, मास भी कंजर्व्ड है। इस तरीके से ड्यूट्रॉन्स बनते हैं, ड्यूटीरियम बनते हैं। फिर दो ड्यूटीरियम जब बनते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, H21 और H21, H21 प्लस, अच्छा H21 में पहले एक H1 भी ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन भी ऐड हो जाता है, H21 में H1 भी हाइड्रोजन होता है। तो हमारे पास जो है तीसरा, हमारे पास जो है He32, He32 प्लस अनदर गामा, गामा लिख सकते हैं या एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हीलियम यहां पे बनता है, लेकिन इस हीलियम में हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रॉन कम होगा, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं ना हीलियम में, तो एक न्यूट्रॉन जो है वो कम होगा, 2 प्रोटॉन होगा और 1 न्यूट्रॉन होगा, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड हियर इन फॉर्म ऑफ, अच्छा गामा लिख दिया तो एनर्जी लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अच्छा उसके बाद ये वाला जो हीलियम है, इस ऐसे जब दो आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वो हीलियम बनता है जो कि He42 है, He42 प्लस इसमें बन जाएगा 4 6, अच्छा 2 हाइड्रोजन एटम्स और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल आल्सो बी रिलीज्ड, 2 2 4 2 2 4, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन से ड्यूटीरियम बना, ड्यूटीरियम से फिर He32 बना, फिर He32 से He42 बना। तो बेसिकली हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू this hydrogen getting converted into helium. These reactions are happening there. अच्छा अगर हम इसको कंबाइन करें, टोटल एक ही न्यूक्लियर रिएक्शन अगर कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है, 4H11, ठीक है, 4H11 getting converted into He42 plus 2 positrons, 2 पॉजिट्रॉन्स प्लस, अच्छा 2 पॉजिट्रॉन्स आएंगे तो 2 न्यूट्रिनो भी आएंगे हमेशा, प्लस
gamma particles this much, and 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इस पूरे प्रोसेस में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। दिस इज वेरी ह्यूज एज कंपेयर टू जो यूरेनियम 235 हो रहा है। अच्छा, आप ये मत सोचना कि यूरेनियम 235 में तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो रही थी। आपके दिमाग में तो ये आ सकता है कि यूरेनियम 235 में तो ज्यादा हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक्चुअली यहां पर क्या है, 4 हाइड्रोजन कंबाइन करके इतनी एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि 4 AMU का मास, 4 AMU का मास कितनी एनर्जी दे रहा है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस यहां पे हो रही होगी, 26.7 डिवाइडेड बाय 4। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 6 पॉइंट समथिंग आ रही होगी। ठीक है, वहां पर यूरेनियम 235 का मास कितना होता है, एक यूरेनियम 235 जो है उसका 235 AMU मास होता है, उससे वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जब कंपैरिजन करना, तो ऐसे नहीं कंपैरिजन करना कि वहां पे 200 हो रही है, यहाँ पे 26.7 हो रही है, तो आपको लगेगा कि फिशन से ज्यादा हो रही है फ्यूजन के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं होता है बेसिकली। ठीक है ना, एक लेवल पे लाना पड़ेगा ना इसको। 235 AMU से इतनी हो रही है, तो 1 AMU से फिशन में कितनी होती है, 200/235। तो वो 1 से भी कम आ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU से। मतलब इस तरीके से करना पड़ेगा। सेम अगर हम सीधी सी बात है, अगर हम सेम मास का हाइड्रोजन ले और अगर हम सेम उतने ही मास का यूरेनियम ले, तो उतने ही मास के हाइड्रोजन में काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू उतने ही मास के यूरेनियम में। इसीलिए जो है ज्यादा एनर्जी फिशन में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे। तो बस, अच्छा, इसके आगे भी रिएक्शंस हो रही है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये हीलियम जो है ये आगे चल के कार्बन में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऐसे करके जो जो हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई है उसमें कन्वर्ट होता है। बट नॉट, वी नीड नॉट टू गो इनटू दोस डिटेल्स, जरूरत नहीं हमारे को, बस इतना सा काफी है। दैट्स इट, this is over, this chapter is over, this chapter as well as this unit is over.